अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फास्ट स्पोर्ट्स। यू आर वाचिंग गोल्डन बूट। आई एम योर होस्ट अली मिर्ज़ा और मेरे साथ मौजूद हैं सहर याब आफरीदी। आज भी कुछ मैचेस हैं जिनको आज प्रोग्राम में डिस्कस करने जा रहे हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस लीड्स प्रीमियर लीग का ये मैच, और उसके बाद PSG जो है उनका कैसी परफॉर्मेंस रही अपने इस मैच में मार्सी के अगेंस्ट, उसको आज प्रोग्राम में हाईलाइट करेंगे। और उसके साथ साथ हमने एक यंगस्टर हैं जिनको चुना है और उनके ऊपर एक पैकेज तैयार किया है, और बार्सिलोना के जो प्लेयर हैं आंसू फाटी, बहुत ही शानदार इनकी परफॉर्मेंसेज रही हैं रिसेंट पास्ट में, और वैसे स्पेन की तरफ से खेलते हैं अपने मुल्क के लिए, और उनकी ज़िंदगी के ऊपर एक डिटेल पैकेज हमने तैयार किया जो आज प्रोग्राम में शेयर करेंगे। और उसके साथ साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर था उनके ऊपर, तो सेल जो है उनकी लगा दी गई है। अब वो कौन इंटरेस्टेड है उसको ख़रीदने में, उसके बारे में आज प्रोग्राम में बात करेंगे। और कुछ ट्वीट्स हैं, मेसी के भाई ने ऐसा क्या कह दिया बार्सिलोना को जो कि बार्सिलोना के फैंस को शायद बुरा लगा होगा, वो हम आपको बताएंगे। और कुछ वीडियोज़ हैं वो भी आपको प्रोग्राम में दिखाएंगे। सबसे पहले मैच जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, प्रीमियर लीग का ये मैच है, और ये मैच है मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस लीड्स यूनाइटेड के दरमियान। और आप शायद मैच देख के यही सोच रहे होंगे कि यूनाइटेड ने ये मैच बाआसानी जीत लिया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ये मैच लीड्स यूनाइटेड और मैनचेस्टर यूनाइटेड के दरमियान जो है वो बराबर हुआ है 2-2 गोल से। आइए स्टैट्स पे एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि स्टैट्स की क्या सूरत हाल रही है। यहाँ पे आप शॉट्स देख रहे हैं, यूनाइटेड मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से 24 थे, लीड्स यूनाइटेड की तरफ से 8 थे। शॉट्स ऑन टारगेट 2 थे लीड्स यूनाइटेड की तरफ से, जबकि यूनाइटेड मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से 7 थे। पोजीशन 66% था मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास, 34% था लीड्स यूनाइटेड के पास। पास एक्यूरेसी भी आप देख रहे हैं, पासिस भी देख रहे हैं, फाउल्स, येलो कार्ड्स, कॉर्नर 6 मिले हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड को, 5 मिले हैं लीड्स यूनाइटेड को। आफरीदी, यूनाइटेड के लिए मैच जितना कितना इंपॉर्टेंट था जो कि उन्होंने ड्रॉ कर दिया? हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मैच था उनको, क्योंकि ये मैच रिवर्स फिक्सचर था, एक तरह से डिले हो गया था, तो रिस्केजुअल फिक्सचर था इनका लीड्स यूनाइटेड के अगेंस्ट। और लीड्स यूनाइटेड जैसे हमने पहले शो में बताया था, जैसी मार्श को सैक कर दिया था, तो केयर टेकर जो केयर टेकर मैनेजर थे उन्होंने उनको मतलब इस मैच में मैनेज किया। और केयर टेकर मैनेजर्स ने कभी मतलब बिग 6 जो क्लब्स हैं जो जिसमें यूनाइटेड, चेल्सी, आर्सेनल, मैन सिटी, टॉटनम ये आते हैं, इनको कभी अपसेट नहीं किया। और ऑलमोस्ट इस केयर टेकर मैनेजर ने ऑलमोस्ट अपसेट कर दिया था, क्योंकि 2-0 लीड ले चुके थे लीड्स, और जिस तरह चांसेस क्रिएट कर रहे थे, मतलब एक ऐसा मैच था जिसमें यूनाइटेड सेकंड फेवरेट थी और लीड्स जो थी वो फर्स्ट फेवरेट थी। ऑल्दो पोजीशन जो थी वो ज़्यादा यूनाइटेड ने रखी, लेकिन जो चांसेस थे, क्लिनिकल चांसेस जो क्रिएट किए वो लीड्स ने क्रिएट किए। कुछ तो अनलकी रहे कि 2 बार तो पोल को उन्होंने हिट किया, बाकी भी काफ़ी एग्रेसिव गेम हमें नज़र आई। किस तरह से आप देखते हैं यूनाइटेड की, मैनचेस्टर यूनाइटेड की इस परफॉर्मेंस को आप किस तरह से देखते हैं, जबकि लीड्स आप कह रहे हैं कि ज़्यादा क्लिनिकल और उन्होंने परफॉर्म किया और बड़ा ज़बरदस्त जो है वो अपसेट होने वाला था? ये एक्चुअली में काफ़ी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस थी यूनाइटेड की अगर बात की जाए, क्योंकि वो मुसलसल जीतते आ रहे थे और उसका जो विनिंग रन था उस पर एक ब्रेक लग गया। ऑल्दो सिर्फ ड्रॉ ही था, वो हार से तो बच ही गए, लेकिन ब्रेक लग गई। और मोस्टली जो इम्पोर्टेंट फैक्टर था, मैच से पहले भी ये चीज़ डिस्कस हो रही थी, जब कैसेमीरो को रेड कार्ड मिला था और वो सस्पेंड हो गए थे 3 मैचेस के लिए, तो सारे पंडित यही कह रहे थे कि क्या कैसेमीरो के बगैर कोप कर पाएगी ये मैनचेस्टर यूनाइटेड, खास करके इनका जो डिफेंस है और मिडफील्ड है, जिस तरह कनेक्ट किया है कैसेमीरो ने और एक दीवार बने हुए, उन्होंने फ्रेड की परफॉर्मेंस को भी एलिवेट कर दिया है। तो वही हुआ, हमें नज़र आया कि कैसेमीरो के बगैर जो है वो सैबिट्ज़र, एक तो लोन मैनचेस्टर ने अभी जनवरी ट्रांसफ़र विंडो में बायर्न म्यूनिख से लिया था, वो ओवरऑल अटैक में तो वो काफ़ी अच्छा खेले, लेकिन वो जो डिफेंसिव ड्यूटीज़ थी, जिस तरह वो ट्रांजिशन करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड बिल्डअप प्ले के ज़रिए से, वो जो कवर देते हैं कैसेमीरो, वो हमें लैकिंग नज़र आई। और एक गोल भी जो था वो उसी वजह से हुआ कि जब बिल्डअप प्ले में ट्रांजिशन के ज़रिए वो अटैक बिल्ड कर रहे थे यूनाइटेड, तो बीच में ब्रूनो फर्नांडिस से बॉल छीनी और गोल उस पर हुआ, तो वो बहुत ज़्यादा एक गैप नज़र आया। कैसेमीरो का ना होना वो एक मेजर फैक्टर था, उसकी वजह से एक्सपोज हुए फ्रेड भी। सैबिट्ज़र को तो आप इतना क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते क्योंकि उनका पहला ही मैच था। बिल्कुल, और यहाँ पे हमने जो प्लेयर फीचर किए हैं इस मैच में, अब ड्रॉ मैच है तो इसमें आपको काफ़ी मुश्किल होता है किसी प्लेयर को फीचर करना, क्योंकि दोनों टीम्स बेहतरीन खेलती हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्लेयर हमने फीचर किए हैं वो यूनाइटेड के प्लेयर हैं, और ये हैं जेडन सैंचो।
और जेडन सैंचो के स्टार्ट्स पे एक नज़र डालते हैं। 7.7 रेटिंग, गोल एक था, टैकल्स 1 जो है वो 100% किए हैं, एक्यूरेट पासिस 92% थे, चांसेस जो क्रिएट किए वो 3 थे, टचेस 35 थे। अफरीदी इंग्लैंड के ये खिलाड़ी हैं और 11 मैचेस में प्रीमियर लीग में 3 गोल और 1 असिस्ट कर चुके हैं। क्यों आपने इनको चुना है प्लेयर ऑफ द मैच जो है? एक्चुअली में बड़े अरसे बाद ये इंजरी से वापस आए हैं। अच्छा। और बहुत ही स्किलफुल टैलेंटेड प्लेयर हैं। बोरुसिया डॉर्टमंड में इन्होंने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी, उसकी वजह से यूनाइटेड ने काफ़ी एक्सपेंसिव खरीदा इनको। फिर इस सीज़न सितंबर 15 से इनका एक तरह से बैड पैच चल रहा था, बीच में इंजर्ड भी हुए, तो बड़े अरसे बाद इन्होंने गोल स्कोर किया है और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस। क्योंकि आप जब इंजरी से वापस आते हो तो कुछ मैचेस लगते हैं आपको एडजस्ट होने में टीम में, लेकिन जैसे ही वो कहते हैं कि जैसे ही इन्होंने स्टार्ट किया है और बहुत ही अच्छा इन्होंने खेला इस मैच में। तो एलिंग भी वैसे क्योंकि मैच ड्रॉ था तो दोनों टीमों से हम प्लेयर ले सकते थे। लीड्स का अगर मैं मेंशन करूं, एलिंग ने काफ़ी अच्छा खेला इस मैच में, गोलकीपर ने काफ़ी अच्छा खेला, लेकिन सैंचो बड़े अरसे बाद उन्होंने गोल तो उसकी स्कोर किया और इंजरी से वापस आए तो इसलिए एग्जैक्टली। और यहाँ पे पॉइंट्स टेबल पे एक नज़र डालते हैं, क्या सूरत हाल है पॉइंट्स टेबल की। अब प्रीमियर लीग में आर्सेनल अभी तक टॉप पे है, 20 मैचेस में 16 विन्स, 2 ड्रॉ, 2 लूज, 50 पॉइंट्स हैं, 50 पॉइंट्स हैं। सिटी जो है वो दूसरे नंबर पर है 45 पॉइंट्स के साथ, 5 ही पॉइंट्स का फ़र्क है इन पे। और आर्सेनल में तीसरे नंबर पर फिर आ जाती है मैनचेस्टर यूनाइटेड 43 पॉइंट्स के साथ। अब 7 पॉइंट्स का ऑलमोस्ट जो है वो ये डिफरेंस है, जबकि जो सिटी से 2 पॉइंट्स का डिफरेंस है। अफरीदी, कैन यूनाइटेड फाइट फॉर द PL टाइटल? आपको लगता है अभी भी यूनाइटेड के पास चांस है कि वो ये टाइटल के लिए लड़ सकती है? एक्चुअली में ये इनके पास बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, सिटी के साथ ऑलमोस्ट बराबर हो जाते अगर ये मैच कल भी हम बात कर रहे थे कि यूनाइटेड को अपने मैचेस जीतने होंगे जितने। हाँ, अभी वो मतलब वो उन्होंने अगर टाइटल रेस में आना था तो ये मैच बहुत क्रूशल था। इसके एक तो ये सिटी के साथ बराबर हो जाते पॉइंट्स टेबल पे, दूसरा सिटी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आता। एग्जैक्टली। और काफी अच्छा खेल भी रही है यूनाइटेड, लेकिन उन्होंने ये चांस गंवा दिया। और इस मैच की परफॉर्मेंस के बाद तो मुझे लगता है कि मतलब अब सिटी और आर्सेनल को ही बुरा खेलना होगा, तभी जाके यूनाइटेड कोई टाइटल रेस में वापस आ सकती है। और नेक्स्ट हम जिस मैच की बात करने जा रहे हैं वो मैच हुआ फ्रेंच कप का, मार्सिये वर्सेस PSG। PSG का जब नाम आता है तो बड़े बड़े खिलाड़ी जहन में आते हैं, लेकिन PSG के कुछ पिछले दिनों से मैचेस में जो परफॉर्मेंस है बड़े खिलाड़ियों के होने के बावजूद भी बहुत ही बुरी नज़र आई। और यहाँ पर भी मार्सिये जो है वो ये मैच जीत गए हैं 2-1 से। PSG हार गया है और ये मैच नहीं जीत पाया। स्टैट्स पे एक नज़र डालते हैं राउंड ऑफ 16 के इस मैच में क्या स्टैट्स रहे हैं। मार्सिये 16 शॉट्स से 8 पेरिस से जर्मन यानी PSG की तरफ से थे, 3 जो थे वो शॉट्स ऑन टारगेट PSG की तरफ से थे, जबकि 8 थे मार्सिये की तरफ से। पोजेशन 56% था PSG के पास, उसके बावजूद भी मैच हार गए। कम था पोजेशन मार्सिये के पास 44%, लेकिन मैच वो जीत गए हैं। कॉर्नर्स आप देख रहे हैं 6 मिले हैं मार्सिये को, 1 ही मिला है PSG को, और पास एक्यूरेसी और पासिस भी देख रहे हैं। आफरीदी, आपको लगता है कि PSG का कोई इरादा नहीं अब मैचेस जीतने का? ऐसे लगता है कि वो खेलना ही नहीं चाहते, या आपको लगता है कि इस मैच में उन्होंने फाइट की है? मुझे तो नज़र नहीं आ रही स्टैट्स देख के कोई फाइट उनकी तरफ से देखने को मिली है। मार्सिये जैसे क्लब के अगेंस्ट वो हार गए हैं। मैच तो इनके लिए काफ़ी क्रूशल था, क्योंकि मार्से जो है वन ऑफ द मतलब आप कह सकें कि जो कम्पिटिटिव क्लब्स हैं फ्रेंच लीग में, उनमें मार्से भी कम्पिटिटिव क्लब्स में इंक्लूड होता है। और ये एक अच्छा मैच था वैसे तो, मतलब PSG नहीं अच्छा क्या था, मतलब शॉट्स ऑन टारगेट 3 है PSG के, 8 जो है वो मार्सिये के पास है, 16 जो शॉट्स हैं वो मार्सिये के पास हैं, जबकि 8 जो है वो PSG के पास हैं। अब आप कॉर्नर्स की बात करें वो भी मार्सिये को ज़्यादा मिले हैं। कहाँ पे गलत कर रही है PSG? पिछले कुछ मैचेस से नहीं परफॉर्म कर पाए एज अ टीम, नहीं अशरफ हकीमी, नेमार, मेसी, एम्बापे कहाँ हैं ये? एम्बापे तो इंजर्ड थे, खैर अभी 3 हफ्ते के लिए वो आउट हैं और पिछले मैच में इंजर्ड हो चुके थे। एम्बापे नहीं भी थे तो बाकी तो प्लेयर्स ऐसे हैं, मेसी और नेमार थे, और मतलब इतना बुरा नहीं खेले वैसे, और कोशिश भी नजर आ रही थी। मेसी जितनी कोशिश कर रहे थे, जितनी जान लगा रहे थे, लेकिन वो टच उनका नहीं आ रहा था। एक लम्हे पे नेमार ने काफ़ी अच्छा ड्रिबल किया और प्लेयर्स को बीट किया और डी के ऊपर आए और डी के अंदर ही मेसी को पास दिया। मेसी ने फर्स्ट कंट्रोल तो बहुत अच्छा किया, लेकिन जो शॉट था वो मतलब उनसे सही लगा नहीं, पैर पे बॉल सही आई नहीं और बाहर चला गया, तो वो मैच उधर बराबर हो सकता था। बाकी भी ऐसे चांसेस थे जो कि ऑन अनदर डे मेसी और नेमार आराम से फिनिश कर लेते,
लेकिन जब आपका ऑफ डे हो तो फिर कुछ क्लिक आप नहीं ऑफ करता। डे तो कह रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि मार्से को क्रेडिट जाता है इस सारे परफॉर्मेंस में जो भी उन्होंने दिया है और जो भी पीएसजी को परफॉर्म नहीं करने दिया? हाँ, उसमें तो बिल्कुल कोई शक नहीं है कि मार्से की जितनी तारीफ की जाए यहाँ कम है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, चांसेस भी क्रिएट किए, मतलब पोजीशन इतना मैटर भी नहीं करती। आप जब बड़े क्लब के अगेंस्ट खेल रहे हो तो आप काउंटर अटैक भी मोस्टली रिलाई करते हो, और काफ़ी अच्छा खेली है इस मैच में एज अ टीम मार्से। और लग भी रहा था कि मार्से कुछ अचीव करने आई है, और जो बॉडी लैंग्वेज थी पीएसजी की एज़ कम्पेयर टू मार्से, वो थोड़ी सी डाउन नज़र आ रही, क्योंकि एज अ टीम जब आप नहीं खेलते तो आप फिर रिजल्ट्स भी आपके फेवर में नहीं आते, और नेचर की जो फेवर है वो ज़्यादा उसको फेवर करती है, जो कि एज अ टीम और हिम्मत और हार्ड वर्क के साथ। और वही हमें देखने को मिला, क्योंकि बड़े बड़े नाम भी जो है वो पीएसजी को नहीं बचा पाए। और प्लेयर जो हमने इस मैच में फीचर किए हैं मार्से वर्सेस पीएसजी के, वो हैं अलेक्सिस सैंचेज, और इनको हमने फीचर किया जिन्होंने अपनी टीम के लिए पहला गोल भी किया, और बहुत ही शानदार इनकी परफॉर्मेंस रही। 8.1 रेटिंग, गोल्स, एक एक्यूरेट लॉन्ग बॉल्स 100% थी, एक्यूरेट पासेस 80% थे, टचेस 60 थे, और पासेस इनटू फाइनल थर्ड जो है वो 3 थे। आफरीदी इस लीग में जो है वो फ्रेंच लीग में 19 मैचेस में 7 गोल्स और 1 जो है वो असिस्ट कर चुके हैं। क्यों आपने इनको फीचर किया है? आपको और प्लेयर्स में से कोई प्लेयर क्यों नज़र नहीं आया? नहीं, वैसे तो काफ़ी अच्छा खेले हैं बाकी भी प्लेयर्स। चंगेज़ उंडा ये टर्किश प्लेयर थे, वो भी काफ़ी अच्छा खेले हैं। रोगलन जो थे वो भी अच्छा खेले, लेकिन अलेक्सिस सैंचेज जो हैं वो ओवरऑल उनका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा है इस टीम के ऊपर। और आप देखें कि एज अ अटैकर, आप जब स्ट्राइकर होते हो और एज अ अटैकर खेलते हो तो आपके पास इतना बॉल नहीं आता, बस आपको चांसेस, और ख़ास करके पीएसजी के अगेंस्ट तो वैसे ही आपको बॉल नहीं मिलता, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने 60 टचेस लिए हैं। तो कितना इन्वॉल्व रहे हैं पूरे मैच में वो नजर आता है। डिफेंस में भी काफी इन्होंने हेल्प आउट की है। अच्छा, मार्से के लिए ज्यादा थी। आपको लगता है ये विन उन्होंने हासिल कर लिया, कितनी इंपॉर्टेंट थी ये विन, और कितना मोटिवेट करेगी ये मार्से को ये विन? अब क्योंकि पॉइंट्स टेबल अगर आपको दिखाएं तो पॉइंट्स टेबल में पीएसजी जो है वो अभी भी टॉप पर है 54 पॉइंट्स के साथ। 22 जो है वो मैचेस में 17 विन किए हैं, 3 ड्रॉ हैं, 2 हारे हैं। मार्से अब दूसरे नंबर पे आ गया है, 22 मैचेस में से 14 विन है, 4 ड्रॉ है, 4 जो है वो हारी है, और 46 पॉइंट्स के साथ जो है वो अब दूसरे नंबर पे हैं। कितनी इंपॉर्टेंट थी ये विन मार्से के लिए? इंपॉर्टेंट तो थी, क्योंकि कप ये एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसे वो जीत सकती हैं। अब लीग जिसकी आप बात करें जहाँ पे सेकंड पोजीशन पे तो आ गई हैं, लेकिन पीएसजी मतलब एट द एंड ऑफ द डे उनको बीट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा लीग में, क्योंकि अभी पॉइंट्स गैप भी ज़्यादा है। तो पीएसजी कंसिस्टेंटली अगर हारती रही तो फिर तो ये लीग भी जीत सकते हैं। लेकिन कप एक ऐसा टूर्नामेंट होता है जहाँ पे आपको एक ही मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी है, और बड़े पीएसजी जैसी टीम आपको एक ही बार सामने आएगी। तो वो मोटिवेशन हमें स्टार्ट इस मैच के शुरू होते ही नजर आई कि मार्से जो थी वो एक्स्ट्रा मोटिवेटेड थी कि वो एटलीस्ट एक सिल्वर वियर जीते, एक ट्रॉफी इस सीज़न जीते। वो उन्होंने मतलब एक क्लब का और जो मैनेजमेंट होती है वो सीज़न शुरू होने से पहले टारगेट्स रखती है कि हमने ये 4 टारगेट्स हैं वो अचीव करने, जिसमें मार्से का मुझे जो लगता है फ्रेंच कप जो था वो एक टारगेट था कि किसी तरह ये जीतना है, क्योंकि ये पॉसिबल है जीतना। लीग में टॉप 4 पोजीशन लेनी है ताकि अगले साल हम चैंपियंस लीग में खेल सकें, और अभी तक वो दोनों टारगेट्स अचीव कर पाए। बिल्कुल, अब कप में भी जो है उन्होंने हरा दिया पीएसजी को, लीग में भी जो है वो दूसरे नंबर पे हैं, और सिर्फ 8 ही पॉइंट्स का फ़र्क है जो कि कम हो सकता है, क्योंकि लांस पहले आ गई थी और मार्से नीचे थी, लेकिन उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, और कप से जो है वो मार्से को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी कप के इस मैच में जो कि उन्होंने जीता है। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पे मार्से की, और फ्रेंच कप का ये मैच पीएसजी को 2-1 से हरा कर अपने नाम किया है। जी हाँ, अभी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड फॉर सेल, हु विल विन द रेस। आफरीदी, यूनाइटेड के बारे में काफ़ी अरसे से ही हम प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं, जैसे फैंस ने रिएक्शन दिया पहले ऑनर्स का कि जी हटाया जाए इनको और उनको सेल कर देना चाहिए, उसके बाद भी उन्होंने नहीं किया, और उसके बाद करते 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 रोनाल्डो गए, एरिक टेन हैग और बाकी लोगों की आपस में मसले मसाइल, हमें काफ़ी जुर्माने भी देखने को मिले जो कि रोनाल्डो को भी किए गए जब उन्होंने एक मैच में स्टेडियम छोड़ के चले गए थे। वो सारी न्यूज़, और उसके बाद अब जो है वो फाइनल डिसीजन ले लिया गया और उसको लगा भी दिया गया, और शेयर्स नहीं बेचे जा रहे, पूरी की पूरी यूनाइटेड को सेल कर दिया जा रहा है। अब यहाँ पे आपने पिछले दिनों ब्रेक किया था कि जो है वो गल्फ़ कंट्री से भी कोई इंटरेस्टेड है इनको लेने में, और दूसरे जो हैं वो एक और भी साहब हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, लेकिन आप कह रहे थे कि उनके लिए मुश्किल है कि वो कंप्लीट जो है वो यूनाइटेड को ख़रीद पाएँ, मतलब कुछ शेयर्स शायद ख़रीद पाएँ।
तो अब क्या लगता है, दूसरी तरफ PSG भी गल्फ कंट्रीज के पास है, तो वो भी पूरे जो है वो शेयर्स के साथ नहीं खरीद सकती। क्या है फ्यूचर यूनाइटेड? ये काफ़ी आपने वैलिड पॉइंट्स उठाए हैं। ये सारी एक्सप्लेनेशन ये है कि एक्चुअली में मैनचेस्टर यूनाइटेड जो थी, ग्लेजर्स फैमिली को बहुत अरसे से क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा था और प्रोटेस्ट भी हो रहे थे कि ग्लेजर फैमिली आउट। तो उन्होंने फिर सोचा कि हम कुछ शेयर्स बेच देते हैं यूनाइटेड के। वो शेयर्स तो फिर उनका जो डिसीजन था उन्होंने रिवर्स किया और नवंबर में फॉर सेल लगा दिया कि पूरा का पूरा, मतलब डिसाइड कर लिया नवंबर में, फिर अभी जाके उन्होंने फॉर सेल लगा दिया। अभी 17 तारीख जो है नेक्स्ट फ्राइडे वो आखिरी दिन होगा। आपने अगर बिडिंग में हिस्सा लेना है, अपने फॉर्म्स जमा कराने का, वो एक आखिरी दिन है। तो अभी जो पहले सबसे मतलब मजबूत उम्मीदवार थे वो इंग्लैंड बिलियनियर सर जिम रेडक्लिफ, जो कि सपोर्टर भी हैं, बचपन से यूनाइटेड को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी ख्वाहिश थी यूनाइटेड को ख़रीदना। और जो एवेल्यूएशन ग्लेजर्स फैमिली ने लगाई है, रेन एक ग्रुप है और उन्होंने चेल्सी के सेल में भी हेल्प की थी, फाइनेंशियल वो एक कंपनी है, मतलब एवेल्यूएशन करते हैं इन चीज़ों की। उन्होंने 6 बिलियन का फिगर दिया था कि 6 बिलियन में ग्लेजर्स फैमिली चाहते हैं कि 6 बिलियन में खरीदें, लेकिन 6 बिलियन जो है वो उसको मतलब देना उनके लिए किसी कंपनी को वो बड़ा मुश्किल होगा। मतलब 6 बिलियन उनको 6 बिलियन जो पाउंड्स है मिलना बहुत मुश्किल है अभी तक। सर जिम रेडक्लिफ भी इतना नहीं दे पाएंगे और कतारी इन्वेस्टमेंट ग्रुप जो कि PSG को भी ऑन करती है, उनके लिए लेना इस क्लब को वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि आप जब एक क्लब को एक कंपटीशन में ऑन करते हैं, आपने अगर दूसरे क्लब को भी ऑन कर लिया किसी और लीग में, वो दोनों क्लब्स फिर चैंपियंस लीग में आपस में नहीं खेल सकते। ये एक ऐसा रूल है चैंपियंस लीग का कि एक ही ऑनर के दो क्लब्स PSG और मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो फिर नहीं खेल सकते। अगर वही ग्रुप जो कि KSI जिसे कहते हैं, कतारी स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट, ठीक है, वो एक गवर्नमेंट जो कतार की गवर्नमेंट है, उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी बनाई है जिसके थ्रू ये क्लब्स खरीदते हैं, बहुत सारे, और ब्रागा भी उन्होंने खरीदी हुई है। फिर इन्होंने क्या किया कि अभी कतर जो था वो काफ़ी इंटरेस्टेड था प्रीमियर लीग के किसी क्लब को ख़रीदने में, क्योंकि सऊदिया के ऑलरेडी शेयर्स हैं। सबसे पहले जो था वो UAE ने एंटर किया था प्रीमियर लीग में, जब उन्होंने 2011 के अराउंड शेख मंसूर ने मैनचेस्टर सिटी को ख़रीदा था। और वो मैनचेस्टर सिटी ने हमने देखा कि कितना उनका फिर राइज आया उसके बाद जब इन्वेस्टमेंट आई, अब नंबर 1 क्लब है प्रीमियर लीग में। फिर अभी रिसेंटली सऊदी अरब ने न्यूकासल को खरीदा, सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने प्रीमियर लीग में, क्योंकि फुटबॉल में बहुत ज़्यादा ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कभी गल्फ कंट्रीज, अपने पेट्रोल अपने ऑयल रेवेन्यू से वो हट रहे हैं और स्पोर्ट्स की तरफ आ रहे हैं। सऊदी अरब ने न्यूकासल को खरीदा। अभी सऊदी अरब, UAE और कतर के बीच में एक तरह से एक जंग भी चल रही है कि कौन जो है वो ज़्यादा पावर हाउस बन सकता है। अभी ये क्लब जो है, पहले कतारी जो स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट थी, उन्होंने प्रीमियर लीग में इन्वेस्टमेंट तो करनी ही करनी है, ये तो एक कंफर्म बात है, उनकी ख्वाहिश भी है और वो चाहते भी हैं कि उनका जो दुनिया की सबसे बिगेस्ट और मोस्ट वॉच लीग है उनमें उसका हिस्सा हो। सऊदिया और UAE का ऑलरेडी है, तो उन्होंने पहले टॉटनम में शेयर्स खरीदने की कोशिश की। रिचर्ड लीवी जो उनके ऑनर हैं, उनके साथ वैसे भी दोस्ती है, जो स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट की USI की मतलब जो हेड हैं, तो उन्होंने उनके साथ बातचीत की। फिर यूनाइटेड परमानेंट जब एक सेल पे आई तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना पूरे यूनाइटेड, वैसे भी टॉटनम जो है वो इतनी कंपेटिटिव टीम नहीं है, मतलब याद भी नहीं है किसी को कि उन्होंने लास्ट टाइम ट्रॉफी कब जीती थी, लेकिन ये है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड एक सबसे एलीट क्लब है, सबसे ज़्यादा प्रीमियर लीग 20 टाइटल्स उन्होंने भी जीते हैं, तो ये उनके लिए एक बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है जो उनको मतलब पॉपुलराइज उनको कर सकती है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसको पूरा ओवरटेक कर ले और पूरे स्टेक्स खरीद ले। और आपको पता ही है कि जब गल्फ कंट्रीज़ या जो शेख होते हैं वो किसी चीज़ को ख़रीदना चाहें तो वो फिर ख़रीद सकते हैं। उन्होंने अभी 4.5 बिलियन जो है पाउंड्स उन्होंने एस्टिमेशन की है कि हम इतने में मैनचेस्टर यूनाइटेड को ख़रीदेंगे। अब बात आती है कि इतने में ग्लेजर्स फैमिली सेल करेंगे या नहीं, लेकिन आप अब जो है वो तो PSG को भी कर रहे हैं ना, तो अब वो क्या छोड़ देंगे उनको? अब उसका जो अभी लेटेस्ट एक मैं पढ़ रहा था रिसर्च, तो एक आर्टिकल, उन्होंने क्या किया है कि वो एक इंडिपेंडेंट एक और कंपनी है उसके जरिए अब ये मैनचेस्टर यूनाइटेड को खरीदेंगे, जो KSI है, जो गवर्नमेंट गवर्नमेंट जो रन करती है KSI, मतलब वो तो ऑफिशियली गवर्नमेंट कंपनी है,
कतर स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट, इन्होंने प्राइवेट दरमियान में एक जो है वो हाँ एक और प्राइवेट कंपनी है, वो आएगी, वो मैनचेस्टर यूनाइटेड को खरीदेगी और उसका KSI से कोई लिंक नहीं है, लेकिन एक्चुअली में वो पीछे से है वही ये कतर तो फिर ही है। वो पेपर्स में हेर फेर वाली बात नहीं हो पेपर में जाएगी कल को दोबारा जो है वो जैसे आ जाती है PSG और यूनाइटेड सामने प्रीमियर लीग में या चैंपियंस लीग में, तो फिर क्या वो वही मसले मसाइल होंगे जिस जो रूल के अगेंस्ट जा रहे हैं? नहीं मतलब फिर रूल उसी को तो इंटैक्ट रखने के लिए कि रूल को हम ब्रेक ना करें, उन्होंने फिर शायद ये पॉलिसी, क्योंकि वो तो बच्चे तो नहीं है ऑब्वियसली कि उनको पता होगा कि ये पॉलिसी एक्सेप्टेबल है। हाँ एक मतलब वो तो एक कंप्लीटली डिफरेंट कंपनी है ना। अब आप जो है रूल ये कहता है कि आप 2 क्लब्स अगर खरीदेंगे तो वो 2 आपस में नहीं खेल सकते, लेकिन अगर एक आप खरीद लें और एक मैं खरीद लूं, बेशक हम भाई हों लेकिन कंपनीज तो डिफरेंट है, तो फिर वो जाके खेल सकते हैं। तो वो एक 4.5 बिलियन उन्होंने लगा दी है जो है यूनाइटेड के लिए। हाँ मतलब इतनी जो है वो रेडक्लिफ जो है वो उन्होंने अभी तक कोई अपनी तरफ से बोली नहीं लगाई। मतलब ये तो कोई वो फिगर नहीं है जो ऑफिशियल है। ये तो मतलब न्यूज जो है वो गार्डियन वगैरह ये क्लेम कर रहे हैं, वो फिर जब बोली शुरू होगी, बिडिंग होगी, तब जाके पता लगेगा कि कौन किस हद तक जाता है। मतलब बिडिंग में भी तो पता लगेगा ना कि कौन किस हद तक जाता है और खरीदता है। अब ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि ग्लेजर्स फैमिली जो है उनके अगर 6 बिलियन मैच नहीं होते और वो कहते हैं कि हमने 6 बिलियन से ऊपर नीचे होना ही नहीं है, तो फिर वो ऐसे करेंगे कि कुछ शेयर्स शायद बेच दें, मतलब मैक्सिमम शेयर्स बेच दें और कुछ अपने पास रखें। लेकिन अगर उनको मंजूर होती है कि अराउंड 4.5 या 5 बिलियन पे वो राजी होते हैं तो वो फिर पूरा टेक ओवर भी हो सकता है। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट। और यहाँ पे सबसे पहली ट्वीट हम शामिल करते हैं जो कि मेसी के बारे में नहीं है, मेसी के भाई के बारे में है। वो भाई भी जो है उनको पता है कि न्यूज़ में कैसे रहना है। लियोनेल मेसीज ब्रदर्स डिड नॉट होल्ड बैक। जी हाँ, उन्होंने बार्सिलोना को ये खुल्लम खुला पैगाम दिया है कि बार्सिलोना बिकेम नोन थैंक्स टू मेसी, नोबॉडी न्यू अबाउट देम बिफोर। कोई भी नहीं जानता था बार्सिलोना को, और ये रियलिटी भी है वैसे। कोई भी नहीं जानता था, या हम तो नहीं जानते थे, एशियन कंट्रीज जो है वो नहीं जानती थी कि फुटबॉल फैंस जो नहीं थे वो वाकई में इतना मतलब। लेकिन बार्सिलोना को ओवरऑल भी लाइक बार्सिलोना का नाम भी तभी नजर आया है जब आम लोगों को भी पता चला कि मेसी जो है वो खेलते हैं। बयान देना चाहिए था, क्यों दिया बयान, और किस चीज़ ने मजबूर किया इस बयान को देने पे? एक्चुअली में इनके भाई ट्विच पे गेम खेल रहे थे अपने फैमिली मेट्स के साथ। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है स्ट्रीमिंग, जहाँ पे आप गेम खेलते हो और उसको फिर स्ट्रीम करते हो, बाकी लोग उसको देखते हैं, एंजॉय करते हैं। अच्छा, ये भी मेसी की वजह से सेलिब्रिटी है। ऑब्वियसली जब आप मेसी के भाई होते हो तो आप भी सेलिब्रिटी बन जाते हो। तो उसमें उस स्ट्रीम के अंदर इन्होंने कहा है कि बार्सिलोना तो कुछ भी नहीं थी, बार्सिलोना को तो कोई जानता भी नहीं था मेसी से पहले, मेसी ने इनकी पहचान बनाई। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है, ये एक उन्होंने जैसे वो कहते हैं कि फ्लो में निकल गया उनके, जैसे आप स्ट्रीम पे खेल रहे हो और बातों में। तो मुझे पर्सनली नहीं लगता फ्लो में, ये प्रॉपर उन्होंने कहा है। मतलब पहले भी कह सकते थे, बाद में भी कह सकते थे, अभी क्यों कहा है? क्योंकि अभी बार्सिलोना एक तरह से रैली कर रही है कि मेसी वापस आए। मतलब वो एटलीस्ट अपने फैंस को तो ये दिखा रही है कि मेसी ने अपने भाई के थ्रू ये पैगाम पहुंचा दिया है कि भाई मैं नहीं आ रहा वापस। हाँ, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। और मतलब जो आप अगर ट्विटर पे जाएंगे और देखेंगे तो वो भी मेसी का इनडायरेक्ट मैसेज था, लेकिन अगर इनडायरेक्ट मैसेज था तो हार्श वर्ड्स में है। मतलब भाई ने एटलीस्ट हार्श वर्ड्स में कहा है, क्योंकि बार्सिलोना एक ऑलरेडी बहुत बड़ा क्लब था। ऑब्वियसली जो मेसी ने इनको अचीव करवाया है वो तो सबसे ज़्यादा है। मतलब मेसी के अंडर इनकी जो अचीवमेंट है वो बहुत बड़ी है, लेकिन उससे पहले भी बार्सिलोना और रियल मैड्रिड ऑलरेडी बड़े क्लब थे। अभी भी ज़ावी की अंडर मैनेजमेंट जो है वो अच्छा परफॉर्म करना शुरू हो गई है। और योहान क्राइफ बार्सिलोना के थे। हाँ, यहाँ पे एक ये भी है ना कि इनके मेट थे ज़ावी जो इनके साथ खेलते रहे हैं, तो वो भी प्रेशराइज कर सकते थे या किसी तरीके से जो है वो कुछ कर सकते थे। हालांकि प्रोफेशनलिज्म में या ये चीज़ें तो नहीं चलती, लेकिन कहीं पे आप इमोशनली ब्रेक हो सकते हैं। तो ये एक मैसेज आपको लगता है कि पहले ही पहुंचा दिया गया है कि मेसी जो है वो अब नहीं आएंगे? और जैसे हम पिछले शोज़ में भी ऐड कर चुके हैं कि मेसी का जो देहान है वो PSG का भी कॉन्ट्रैक्ट भी रिन्यू हो रहा है, अब दोबारा से उस पर बात हो रही है। और उसके अलावा उनके पास जो है वो मियामी में जो है वो एक ऑफ़र है जो कि डेविड बैकहम जो है वो ऑन करते हैं क्लब। तो लेट्स सी। और अफरीदी ने ये भी बताया था क्योंकि इनकी फैमिली ज़्यादातर मियामी में ही बेस्ड है और वहीं पे है इनके ज़्यादा रिलेटिव्स भी और फैमिली, तो मे बी वहाँ
कहाँ भी जा सकते हैं मेसी। तो लेट्स सी, अल हिलाल अलग से कोशिशों में लगा हुआ है कि मेसी को वो अपनी तरफ ले आए, क्या होता है। तो फिर अब भाई साहब के बारे में कोई एक्शन वैक्शन लिया गया है या क्या, कोई रिपोर्ट्स आई? एक्चुअली में भाई को बड़ा जल्दी ही रियलाइज हो गया कि ये तो बड़ा गलत कह दिया है, तो उन्होंने अच्छा सुबह उठते साथ ही सबसे पहले माफी का मैसेज जो है वो पोस्ट किया इंस्टाग्राम पे। भाई साहब रात को कुछ करके बैठे होंगे, खेल रहे होंगे तो फ्लो में, और थोड़ा उन्होंने अब माफी मांग ली है और कहा है कि बस मैं तो सिर्फ अपनी फैमिली के साथ गेम खेलते हुए मैंने मजाक में कहा था और मैं ये दिल से नहीं मानता। ओके, तो वो उन्होंने मान लिया कि बस मैंने एक मजाक किया था और उस पे आपको लगता है कि मेसी जिसको मैसेज देना था वो भी मिल गया, माफी भी मांग ली। आपको लगता है वैसे ये मेसी ने पहली बात करवाने में रोल अदा किया है या माफी मंगवाने में रोल अदा किया? क्या पता मेसी ने कहा हो कि आप जो है वो सॉरी कहें यार, ये इस तरह से अच्छी बात नहीं है, आप ओपनली। हाँ, और मेसी के उसके लिए इमेज के लिए भी अच्छा नहीं है ना, मतलब जो मेसी को मैनेज करते हैं, जो ब्रांड्स उनके पीछे हैं, वो भी उससे मुतासिर हो सकते हैं। उनके काफ़ी मतलब एक चीज़ तो नहीं होती। बिल्कुल, बहरहाल ये अच्छी एक बात उन्होंने की है और उसके बाद जो है वो यू टर्न भी ले लिया, उन्होंने माफ़ी भी मांग ली है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या ट्वीट है जी? नेक्स्ट ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है और माजिद ओजिल जो है वो आप देख रहे हैं। मेंबर ऑफ हिज क्लब इस्तांबुल प्रिपेयर्ड 8 बॉक्सेस टू सेंड टू दोज हु वर अफेक्टेड बाय द अर्थक्वेक इन टर्की एंड सीरिया। अफरीदी, बहुत ही अच्छा। ये पहले भी जो है वो जिस तरह न्यूज़ में रहे थे उर्दगान के साथ तस्वीर लेने में, और उसके बाद जर्मन मीडिया ने काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया। यहाँ पे ज़लज़ला जो आया है टर्की में और बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत ही लोग जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं इसमें। वहाँ पे फुटबॉल प्लेयर्स का आगे आना और स्पेशली ओजिल जैसे आए हैं और सीरिया के लिए और टर्की के लिए वो अपने ये बॉक्सेस जो है वो डोनेट कर रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इस जेस्चर को? और आपको लगता है कि इससे और भी प्लेयर्स को मोटिवेट होना चाहिए? जी बिल्कुल, और मोटिवेट होते हैं। और हमने इसके बारे में कल हम्बल प्लेयर्स जो कि फुटबॉल के बाहर क्या चैरिटी करते हैं उस पर एक बड़ा अच्छा पैकेज भी तैयार किया था। ओजिल पहले से भी चैरिटी काफ़ी, ख़ास करके मुस्लिम कंट्रीज़ में, जो कि इनके लिए आवाज़ भी उठाते हैं और चैरिटी में भी आगे आगे रहते हैं। और ये भी एक बहुत ही अच्छा जेस्चर था ओजिल का कि उन्होंने सबसे पहले जो किसी प्लेयर ने अगर स्टेप लिया है चैरिटी करने का और लोगों की मदद करने का। ओजिल ऑलरेडी वहाँ टर्किश लीग में खेल रहे हैं तो वो करीब भी हैं, तो उन्होंने सबसे पहले ये स्टेप लिया और काफ़ी अच्छा स्टेप है। वैसे भी आप अपने, क्योंकि प्लेयर्स तो दोस्त ही होते हैं, तो ओजिल पर्सनली भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं जो उनके दोस्त हैं कि आए आप मेरी हेल्प करें। मतलब अगर एक जगह पे मैं पर्सनली ऑन ग्राउंड जाके चैरिटी कर रहा हूं तो मेरे जो दोस्त होंगे मैं एटलीस्ट उनको फंडिंग के लिए तो कह सकता हूं, अगर मेरे साथ ग्राउंड में नहीं आ सकते। बिल्कुल, वो अपनी अपनी जगह से जो है वो भी कर सकते हैं और एक टीम की तरह जो है वो, और ये होना भी चाहिए प्लेयर्स की तरफ से। इस मुश्किल वक्त में जो है वो साथ देना चाहिए। पूरी दुनिया साथ दे भी रही है, लेकिन जो नहीं दे पा रहे उनको भी साथ देना चाहिए, क्योंकि ये वक्त मुश्किल किसी पे भी आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी? नेक्स्ट ट्वीट दिखाइए जी। और यहाँ पे आपको बताते चले कि रियाल मैड्रिड वर्सेस अल हिलाल, द क्लब वर्ल्ड कप फाइनल इज सेट। यस, मैड्रिड बीट अल अहले टू सेट अ क्लब वर्ल्ड कप फाइनल विद अल हिलाल। अफरीदी, किस तरह से देखते हैं आप रियाल मैड्रिड ये क्लब वर्ल्ड कप फाइनल जो है उसमें अल हिलाल के अगेंस्ट आ गई है? जी बिल्कुल, अल हिलाल ने पिछले दिन काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस की थी। क्या ही मज़ा आता अगर अल नसर होती और रियाल मैड्रिड जो एक्स रोनाल्डो हैं वो अल नसर के क्लब में खेल रहे होते अपनी एक्स टीम के अगेंस्ट। ये तो वाकई में बहुत बड़ा स्पेक्टिकल बन जाता एक बहुत बड़ा मैच बन जाता। लेकिन अल नसर क्योंकि जीती हुई थी, जिसे चैंपियंस लीग, जैसे यूरोप में चैंपियंस लीग है, इसी तरह एशिया की भी चैंपियंस लीग है। तो जो एशिया की चैंपियंस लीग और जो यूरोप की चैंपियंस लीग और जो अफ्रीका की चैंपियंस लीग और जो अमेरिका की चैंपियंस लीग, जो क्लब्स जीती हैं वो फिर क्लब वर्ल्ड कप में आपस में आती हैं। तो अल अहले जो है वो अफ्रीका की चैंपियंस हैं और कायरो इजिप्ट का ये बेस्ड क्लब है। तो ऑब्वियसली यूरोप की कंट्रीज ही क्लब्स जो हैं मोस्टली क्लब वर्ल्ड कप जीत जाते हैं, क्योंकि उनका कंपटीशन अब अल हिलाल क्या रियल मैड्रिड के साथ compete करेगी। फ्लेमिंगो को भी उन्होंने अपसेट कर दिया। थोड़ा सा जो है वो फायर लग सकती थी अगर अल नसर जो है वो किसी तरीके से, जैसे आप बता रहे हैं, वो जीती होती और उसके बाद सामने आ जाती है अल अहले को शिकस्त देकर, तो बड़ा एक वो हो जाना था। लेकिन जब ये खेल रहे होंगे तब पता भी नहीं होगा कि रोनाल्डो और नसर जो है क्या पता नेक्स्ट सीजन हो जाए, लेकिन नेक्स्ट सीजन अल नसर में रियल मैड्रिड रोनाल्डो होंगे नहीं, क्योंकि अल नसर इस बार ज़्यादा मजबूत लग रही है। वो जीत जाएगी चैंपियंस लीग और रियल मैड्रिड का भी, अगर चैंपियंस लीग हो, रियल मैड्रिड का भी है सीन की जीतती है तो
तो फिर आके वापस आ सकता है कुछ ना कुछ। एग्जैक्टली और ये जो है वो अच्छी, और अल हिलाल के लिए भी अच्छी जो है वो ज़बरदस्त है कि वो रियल मैड्रिड का सामना कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही, कुछ ट्वीट्स, कुछ पैकेजेस, कुछ मैचेस। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मंडे टू फ्राइडे गोल्डन बूट आप देखते हैं रात 10 बजे, और अपने मेज़बान अली मिर्ज़ा और सहरयाब आफरीदी के साथ। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए। आप देखते रहिए फास्ट स्पोर्ट्स, होम ऑफ चैंपियंस। अल्लाह हाफिज़।